यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। एनवायरनमेंट के टॉपिक में हम आज लेकर के आए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी को मालूम है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में फूड सिक्योरिटी को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसने हमें फूड डिफिशिएंट से फूड सफिशिएंट बनाया है, बट ये इतना आसान भी नहीं रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली मीनिंग है ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन भी दो फेज में हुआ, और जैसे पिंक रेवोल्यूशन हो गया, आपका ब्लू रेवोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके के रेवोल्यूशंस आते रहे एग्रीकल्चर को लेकर के। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है रेफर करता है सब्सटेंशियल इंक्रीज किस चीज में? यील्ड ऑब्टेन्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स बाय डेवलपिंग न्यू क्रॉप वैरायटीज। तो इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो ग्रेन का यील्ड बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, और वो भी छोटा मोटा नहीं, सब्सटेंशियल इंक्रीज। उसके साथ और क्या हुआ कैसे? बाय प्लांट ब्रीडर्स बाय डेवलपिंग न्यू क्रॉप वैरायटीज। ओके, तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल हेल्प भी किस तरीके से हुआ है। इंक्रीजिंग ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन फ्रॉम यूजिंग सीड्स ऑफ हाई यील्ड वैरायटी, इसको बोलते हैं HYV। HYV सीड्स जो है उसने ग्रीन रेवोल्यूशन में बड़ी हेल्प की। HYV वैरायटीज जो होती हैं, व्हीट एंड राइस, हैज बीन द की एलिमेंट इन ग्रीन रेवोल्यूशन। लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, पंजाब एंड हरियाणा दे वर द फर्स्ट टू गिव अ बूस्ट इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ये और आज का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उस रीजन का, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की ही देन है, सबसे बड़ी देन है। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है एग्रीकल्चर फील्ड में बेतहाशा प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन तब हुआ जब क्रॉप की वैरायटी चेंज करी हम। ओके, द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू व्हीट एंड राइस, बट सम एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इवन इंक्लूड मेज, सोयाबीन, सुगरकन, वेयर स्पेक्टेकुलर गेन्स इन यील्ड हैव अकर्ड। मतलब इसमें भी जो है वो कई बहुत बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन हुआ है। It has involved modern cultivation practices using tractor, combine harvesters and tube wells। अच्छा, combine harvester या जितने भी modern equipments मिलेंगे ये सब आपको मिलेंगे ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, और अब तो साउथ इंडिया के कुछ फार्मर्स के पास भी मिलते हैं, बट मेजॉरिटी यही है। ओके, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने हेल्प किया ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में? मल्टीपल क्रॉपिंग, बेटर इरिगेशन, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स। आप देखिए हरियाणा में कोई बहुत बड़ी रिवर नहीं है जैसे पंजाब में है या यूपी में है, बट स्टिल हरियाणा इज वेरी मच डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, एरिया वाइज और प्रोपोर्शन में देखेंगे तो। कारण इरिगेशन फैसिलिटी, कनाल सिस्टम, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स, इसको यूटिलाइज किया गया, क्रॉप प्रोडक्शन मेजर्स यूज किए गए, डिजीज, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इतने यूज किए गए कि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। शिफ्ट टू द टेक्नोलॉजी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, गुड अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम फील्ड टू मार्केट, और अब तो नया कानून भी आ गया है मार्केट को लेके, तो आपको मालूम है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मल्टीपल एस्पेक्ट जो था सर्व करने का, वो था कि सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो गरीबी हटाई जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, मंडी से लेकर के और मार्केट तक के डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन डबल किया जाए, फूड सिक्योरिटी अचीव किया जाए, और हाई यील्ड जो है वो किया जाए। इन सभी एस्पेक्ट पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो काम करता है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका एनवायरमेंटल हुआ, और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हुआ कि कहीं पे इसका कहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और कहीं पे कम है, अनइवन इम्पैक्ट हुआ है। देखते हैं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन रोज सिग्निफिकेंटली। 80s में नॉट ओनली वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, बट ऑल्सो इट वॉज एक्सपोर्टिंग फूड टू पे बैक द लोन। ठीक है, 60s की बात है, 1960s में ये स्टार्ट किया हमने, तब हम फूड डिफिशिएंट थे, और 80s में आते आते 20 ईयर्स में हम फूड सफिशिएंट बन गए। मेंटेन द एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, प्लस इट जनरेटेड अ रैपिड इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। आज के टाइम में तो हम अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, द लिबरेशन फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन PL 480 or other imports from food security,
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। यूएस जैसे कंट्री ने हमारी कोई मदद नहीं करी ऐसे टाइम पे। उसी के बाद हमने मोटिवेट हुए कि वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। स्मॉल फार्मर्स अप्लाइड मोर इनपुट्स पर यूनिट ऑफ लैंड ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दे बिकेम मोर वायबल एंड डिड नॉट सेल आउट देयर लैंड टू लार्ज लैंड होल्डिंग्स इन फार्मर डिस्ट्रेस। और अब नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल चेंजेस भी हुए, तो स्मॉल फार्मर्स को कोई मजबूरी नहीं थी कि वो अब बेच दें। पहले जैसे बेच देते थे लाला को या बनिया को या फिर बड़े किसानों को, तो वो चीज़ खत्म हो गई। HYV के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये की एलिमेंट था ग्रीन रेवोल्यूशन में। 1960s एवरेज नेशनल यील्ड ऑफ वीट वाज वेरी लो एज कंपेयर टू वीट इन एडवांस्ड कंट्रीज, बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज। सो MS स्वामीनाथन, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका एग्रीकल्चर से। इन्होंने बोला कि वी नीड टू रीओरिएंट, हमें रीलुक करने की ज़रूरत है अपने सभी वैरायटीज़ पे। ये टॉल वैरायटीज़ थी, मतलब इनकी फसल जो है वो लंबी होती थी, तो ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता था, प्रोडक्शन कम होता था। तो इनके रिक्वेस्ट पे नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, ये मैक्सिको से आए, गवर्नमेंट ने इनवाइट किया 62 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद 63 में, और उन्होंने सजेस्ट किया कि ड्वार्फ प्लैनेट, छोटे हाइट के जो प्लांट्स है उसको आप जो है वो यूज़ करिए यहाँ पे, क्योंकि वो मैक्सिको में वही उगाया जाता है। और दूसरी चीज़, मैक्सिको का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी बेसिकली लेरमा राजो एंड सोनोरा 64, इसको चूज़ किया गया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे फार्मर्स को मतलब तारीफ भी करनी चाहिए, नई वैरायटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया, यूज़ किया, मोटिवेट भी किया। दीज वैरायटीज गेव हाई यील्ड एंड ब्रॉट द रेवोल्यूशन इन व्हीट प्रोडक्शन। फिर 1970 में ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन विच ऑल्सो हेल्प इंडिया, ठीक है। तो इनको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। दो एक्सटेंसिव व्हीट ब्रीडिंग प्रोग्राम कैरिड आउट 70s and 80s में, बट हाई यील्ड ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज वर डेवलप्ड। इसी के बीच में और भी वैरायटीज डेवलप हुई। ICAR ने और वैरायटीज, सिर्फ व्हीट का ही नहीं, व्हीट तो एक ट्रिगर था, एक स्टार्ट था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था व्हीट से, बट अब वो हर एक वैरायटी में आया है। इवन फिश प्रोडक्शन में, मतलब ब्लू रेवोल्यूशन में भी इस तरीके की वैरायटीज यूज की जा रही है जो कि हाई यील्ड डेवलप करता है। Important high yield varieties include कल्याण सोना, शरबती, सोनोरा, सोनालिका। सोनालिका बहुत यूज किया जाता है, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, जिसमें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया था। फॉस्फेट वाला, फॉस्फेट कंटेनिंग, जैसे कार्बो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ज़्यादातर आप देखेंगे ना, पोटास डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, नाइट्रेट डाल दो, ये सब खेतों में यूज़ किया जाता है। फिर पोटास यानी कि पोटेशियम फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर्स जो थे इन्होंने बूस्ट किया प्रोडक्शन को, लेकिन इसके कुछ एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट भी हुए। दे प्रमोटेड प्लांट ग्रोथ एंड आर एसेंशियल फॉर फूड प्रोडक्शन। इनको जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे तो नुकसान होगा हमें। इनएफिशिएंट एब्जॉर्प्शन बाय क्रॉप, वेस्टफुल एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, थोड़ा सा नॉलेज भी कम थी किसानों को, तो इस वजह से जिस चीज़ की ज़्यादा सफिशिएंसी थी, मतलब जो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है, उसको भी कई बार हम यूज़ कर लेते थे, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है उसमें। अनयूज्ड फर्टिलाइजर्स एंटर सरफेस वाटर, रिवर, लेक एंड दे कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पहले ही डिस्कस किया मैंने। पेस्टिसाइड्स भी, और आज का कंडीशन ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने चलो हमें क्वांटिटी तो बहुत हद तक हमें इंक्रीज कर दी, लेकिन जो क्वालिटी थी उसका कॉस्ट हमें बियर करना पड़ा। क्वालिटी का कॉस्ट बियर करना पड़ा, मतलब हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ एंड एनवायरमेंटल मतलब हैजार्ड्स फेस करने पड़े। कैंसर जैसा डिजीज़ जो है वो पंजाब एंड हरियाणा के रीजन से जा नहीं रहा है इन्हीं के वजह से। मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे मतलब टॉप प्रोड्यूसर्स जो हैं दुनिया के, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ से लाया गया। लार्ज फार्म्स जो है लैंड ब्रॉट किया गया, उसको फिर मैकेनाइज किया गया टू कोप अप विद शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर
फार्म मैकेनाइजेशन वाज यूज्ड, ऑब्वियस वही है, लेबर को तो वही चीज़, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो ये जो है ये प्लांटेशन का है, ठीक है, प्रॉपर प्लांटेशन का ये मशीन है, which perform various jobs at the farm and water pump, plow, combine harvester, land levelers, cultivators, power operated tractors, spray, reapers, thrashers, बहुत सारी चीज़ें जो है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो है वो बैल से हट करके मशीन पे चला गया। ओके, हाई यील्ड वैरायटी जो है यूजुअली रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, तो इसके लिए जो है वो वेल्स का यूज किया गया, और दूसरा कनाल सिस्टम, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा रीजन में आपको दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। जो मेन एरिया था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वेल, कनाल, रिवर एंड टैंक, ये चार ऐसे सोर्सेज थे जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को नॉर्थ इंडिया में, स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा में सक्सेसफुल बनाया। कनाल्स की बात करें तो दिस इज यूजुअली द इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। कनाल इरिगेशन इज वेल सुटेड फॉर रीजन विद क्ले सोइल, एंड क्ले सोइल प्रिवेंट्स वाटर पर्कुलेशन, उससे क्या है वाटर पर्कुलेट नहीं होता है, तो कनाल बने रहते हैं, उसमें पानी जो है ना नीचे रिस्क के नहीं जाता है। ओके, तो मोस्टली प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया एंड गंगा यमुना रीजन, और गंगा यमुना रीजन जो है वो हरियाणा का रीजन है। देन रिवर लिफ्ट सिस्टम इन एरियाज वेयर कनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट, इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज, या वहाँ पे जो है लिफ्ट सिस्टम यूज करते हैं। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स बाय सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू द रिवर, ये साउथ इंडिया में यूज किया जाता है, डायरेक्ट नदी से जो है वो पानी खींच लिया जाता है, बट ये लिमिटेड है, उस इलाके तक हो सकता है। फिर टैंक का यूज किया गया, ये भी ज़्यादातर साउथ इंडिया में यूज किया जाता है, कैचमेंट एरिया में, या फिर पानी को मतलब डिच बना करके उसको एज ए टैंक हम यूज कर लेते हैं, बरसात में भी पानी इकट्ठा होता है और फ्लड के टाइम पे भी इकट्ठा होता है, और फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का। अगर हम सेकंड की बात करें तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड, तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड का एक इम्पैक्ट आता है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, सेकंड एम एट क्रिएटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पहला तो हमें, हमारी सिचुएशन ऐसी थी, 62 में हमने वॉर देखा था, वॉर फेस किया था, उसके बाद में हमें बहुत इंटरनेशनल प्रेशर हुआ, हमारी फूड सिक्योरिटी को, फूड का सप्लाई हमारा जो है वो डिस्टर्ब होने लगा, इनसिक्योरिटी फील हुई। तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी पे फोकस करना था जो ज़रूरी था, उस समय बहुत सही काम किया गया। उस समय क्वालिटी पे जाते तो क्वांटिटी कभी अचीव नहीं कर पाते, लेकिन जब हो गया तो उसके बाद अब हमें सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, over exploitation of land resources, pressure on food security will every time continue, आज तक कंटिन्यू है। 65% of population is still living in villages, launched in mid-60s, were mainly confined to the certain areas, specifically Punjab and Haryana. It was not successful in rain-fed areas. rain-fed areas यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। The green revolution has made us self-sufficient in food grains, but environmental consequences and ecological cost we have to bear. We had bear. हमने झेला है वो चीज। Ground water is depleted, also polluted. Ground water, eutrophication हुआ, direct consequences है green revolution का, lakes वगैरह में। Growth in agricultural sector has been almost stagnant. प्रोग्रेसिव नहीं होकर के स्टैग्नेंट हो गया है ग्रोथ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर मार्क्ड इन वेरियस कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को लेकर के, हेल्थ इम्पैक्ट को लेकर के GM क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, कंट्रोवर्शियल रहा। तो कंट्रोवर्शियल जब चीज़ हो जाती है ना तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज सेट टू engulf प्रोडक्टिव कोस्टल लैंड्स ड्यू टू राइज इन सी लेवल। दिस क्रिएट्स एन अर्जेंट नीड टू राइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कोस्टल रीजन में जो प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली डायरेक्टली जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका भी जो प्रेशर है वो बाकी जगह पे आएगा। तो वी नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर सो दैट इट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। What we need, क्या हम, what we seek from the second green revolution? Improving agriculture production,
while generating self employment for small farmers। ये आपका जो एक्वापोनिक एग्रीकल्चर है उससे ये बहुत अच्छा है, मतलब लोग जो है वो अपना आईटी का जॉब छोड़ के सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, बट दैट इज समवट नॉट जुडिशियल। आपने इतना कुछ मेहनत किया है, अगर उस सीट पे कोई और बच्चा गया होता जिसने मतलब इस तरीके का एजुकेशन लिया होता तो शायद वो उस फील्ड में काम करता। बट यस, एग्रीकल्चर इट्स अ चॉइस ऑफ एवरीवन। ओके, स्केलिंग अप फूड प्रोडक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो पहले में किया वो नहीं होना चाहिए इस बार। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करना, विमेन के एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। वुमेन का एम्पावरमेंट भी साथ साथ और उसका विमेन आर द मेजर। अच्छा, विमेन इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लेबर वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड इज डन बाय द विमेन ओनली। महिलाएं ही ज़्यादातर खेतों में काम करती है, आप चाहे रूरल एरिया हो या फिर कोई अर्बन एरिया हो, लेबर में सबसे ज़्यादा विमेन ही है। ओके, तो ये चीज़ है। हाउ कैन वी ब्रिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया? ईस्टर्न इंडिया बेसिकली बिहार और उससे बियॉन्ड वाले, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में ये तो थे ही नहीं, इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। दे आर रेन फेड एरियाज, कोई खास इम्पैक्ट इस पे हुआ नहीं। ठीक, it is intended to address the constant limiting the productivity of rice based cropping system, और ईस्टर्न इंडिया में राइस बेस्ड क्रॉपिंग ही होता है। it is bringing similar benefit to the eastern India that largely remained untouched due to the first green revolution and converted northwest into a grain bowl। नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है दिल्ली वाला, उसको ग्रेन बाउल के रूप में फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ने कन्वर्ट किया था। इसी तरीके का इम्पैक्ट जो है वो ईस्टर्न इंडिया में लाने की कोशिश की जा रही है। जो स्टार्टिंग में बात बोला कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको दूर किया जा रहा है। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी इसी के लिए है ताकि आ जाए। दिस प्रोग्राम वॉज अनाउंस्ड बाय यूनियन बजट 10 and 11 में इसको स्टार्ट किया गया। मेन जो एरिया है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न यूपी, यानी कि पूर्वांचल जिसको बोलते हैं। फोकस क्या करता है? सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडियन रीजन। तो ये विकास योजना जो प्रधानमंत्री का है ये है। गोल क्या है इसके? हार्नेस द वाटर पोटेंशियल फॉर एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन ईस्ट इंडिया विच वॉज अंडर यूटिलाइज्ड। यील्ड मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रोडक्शन जो है वो राइस का मैक्सिमम हो और वीट का भी पर यूनिट एरिया जितना पहले लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हो। उसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन भी हो, वाटर का यूटिलाइजेशन हो, रिसाइकलिंग हो। फिर प्रमोशन ऑफ रिकमेंडेड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, जिसको जो है सब्सिडी के तौर पे भी गवर्नमेंट जो है उसको प्रमोट कर सकती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने IARI बनाया है हजारीबाग में, झारखंड में। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये रांची में बनाया गया है। ओके, इसका मेन पर्पज क्या है? एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन। इट हैज एस्टेब्लिश्ड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग एट मोतिहारी इन बिहार। अच्छा, इन सभी को नॉर्थ ईस्टर्न में या फिर ईस्टर्न स्टेट्स में सेंटर करने का लॉजिक है कि इनमें जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक सेंटर वहाँ डेवलप होगा तो वहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के फार्मर्स के ऊपर। ओके, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैज आल्सो बीन सैंक्शनड 6 न्यू कॉलेजेस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में 6 कॉलेजेस भी उसको दिए गए हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, हाउ टू मेक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन अ सक्सेस। ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एक सक्सेसफुल बन जाए? तो वेल्थ ऑफ डेटा इफ हार्नेस्ड अप्रोप्रिएटली कैन हेल्प फार्मर्स मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ वाइटल इनपुट्स, जैसे कि वाटर, फर्टिलाइजर्स। इनको थोड़ा सा नॉलेज बताना, ठीक है। इसीलिए किसान का जो किसान चैनल भी चला है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। टेस्टिंग ऑफ सैंपल ऑफ सोइल, जो है आपका किसान सोइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है, जिसमें आप अपने हेल्थ, जो सोइल का हेल्थ है उसको मेज़र करते हैं। फिर उसके बेस पे फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो वो जुडिशियल यूज़ होगा। ओके, एंड प्रिसीजन होगा,
एग्रीकल्चरल के इनपुट में। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस फॉर फार्मर्स विल फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा ड्रिवन प्रिसीजन एग्रीकल्चरल अप्रोच। लेकिन इसके लिए किसानों को सबसे पहले थोड़ा सा टीच करना पड़ेगा, हमें नॉलेज देना पड़ेगा। ओके, फिर लेजर लेवलिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैन ग्रेड एग्रीकल्चरल फील्ड। इतना फ्लैट बना दिया जाए इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कि वाटर का जुडिशियल यूटिलाइजेशन हो जाए। हैज़ बीन शोन इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, रिड्यूस लेबर का भी उसमें खर्चा जो है वो कम बढ़ता है। साइंटिफिक मेथड है। एडिशनल वाटर सोर्सेज डेवलप करने हैं। खैर ये वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होती है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। देन प्रमोशन ऑफ फ्लड, ड्रॉट, सैलिनिटी टॉलरेंट राइस वैरायटीज, जो कि बाढ़ में भी झेल जाए, सैलिनिटी में भी झेल जाए। फिर यूज ऑफ ड्रम सीडर्स फॉर टाइमली प्लांटिंग ऑफ डायरेक्ट सीडेड राइस। जो डायरेक्ट सीडेड राइस होती हैं उसके लिए हमें ड्रम सीडर्स की भी ज़रूरत है, ये भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। इन सभी से इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ज़्यादा सस्टेनेबल है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी का यूटिलाइजेशन एंड सोइल मैनेजमेंट बाय प्रॉपर मेथड ऑफ टिलेज। ये सारी चीज़ें करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। और इस तरीके से हम कहीं जा कर के सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को उन इलाकों में सक्सेसफुल बना सकते हैं जहाँ पे फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं बना है।